तो अपन कहाँ तक देख लिए थे? अपन ने परफेक्ट इलास्टिक देख लिया, हाईली इलास्टिक देख लिया, यूनिटरी इलास्टिक हो गया था क्या? हो गया था ना, ये भी हो गया था। उसके बाद में है हाईली इनइलास्टिक, इसको कह सकते हैं अपन रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं अपन। हाईली इनइलास्टिक है ना। तो अपन बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल है तो परफेक्टली इलास्टिक, फिर थोड़ा सा अपन ने टिल्ट किया तो क्या था? रिलेटिवली इलास्टिक, फिर यूनिटरी इलास्टिक। अब इसको बिल्कुल अपन को क्या है कि बिल्कुल सीधा वर्टिकल तो रखना नहीं है, थोड़ा सा उसको ऐसे रखना है ना। तो ये आपका जो है कर्व आ जाएगा आपका बिल्कुल यूं, ठीक है ना। तो ये जैसे इस पर प्राइस अपन कह रहे हैं P0 प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी? Q0। प्राइस आपने चेंज कर दिया, प्राइस आपने बढ़ा दी, प्राइस हो गई आपकी P1। तो P1 पर क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या है? आपकी Q1। तो डेल्टा P देखो क्या है और डेल्टा Q देखो कितना है ना। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक या हाईली इनइलास्टिक है ना। तो इसके अंदर प्राइस में चेंज ज्यादा है जबकि क्वांटिटी सप्लाई के अंदर क्या है? चेंजेस कम है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या कह सकते हैं? डेल्टा Q अपॉन Q लेस देन डेल्टा P अपॉन P। और इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ES, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। बस ये याद रखना आप, ठीक है। लिख लो, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ये लिखना है बस क्यों। और ये डायग्राम आपको बनाना है। प्रीवियस जो क्लास है वो आप देख लेना, वीडियोज अवेलेबल है ना। हाँ, इस बार प्रीपीजी में प्राइवेट जो कॉलेज वाले हैं है ना, जहाँ से प्राइवेट कॉलेज से जहाँ से एमएससी कर करके आए हैं ना, बहुत सारे लोगों को इस बार अलाउ नहीं किया है। एमएससी जो प्राइवेट कॉलेज से करके आए हैं ना, इस बार बीएससी के वालों को तो सबको लिया है, पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला है या कहीं पे भी नहीं किया। भाई जो प्राइवेट कॉलेज से एमएससी करके आए हैं ना, वहाँ कहीं से भी हो सकता है। जैसे ये उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे पैसिफिक है, जनार्दन है, और कोटा के अंदर कैरियर पॉइंट है, या फिर आपकी ये क्या कहते हैं इसको चित्तौड़गढ़ के अंदर वो है मेवाड़ यूनिवर्सिटी है ना। संगम, हाँ संगम भीलवाड़ा संगम यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो यहाँ से जो एमएससी करके आए हैं ना, उन लोगों को अलाउ नहीं किया, चाहे वो इलाहाबाद से करके आया हो, चाहे वो आगरा में भी है एक बिजपुरी, क्या है बिजपुरी, क्या है नाम है वहाँ का कॉलेज का, है ना बिजपुरी कुछ है शायद। हाँ, भरतपुर आप तो जानते होंगे, पास में ही है वहाँ तो। किया है अलाउ जिनके पास जेड का अलॉटमेंट लेटर है। अरे नहीं, जेड की बात नहीं कर रहा मैं। जेड का तो ऐसा है कि बहुत अभी तो क्या है, 0 नंबर भी आ रहा है ना, उसका बहुत कम आ रहा है, उसका भी हो रहा है एमएससी में, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो जेड का कुछ नहीं कह रहे अपन, अपन ये कह रहे हैं कि जहाँ से अलॉटमेंट है ना, राजस्थान से जेड के थ्रू जो भी अलॉटमेंट हुआ है बीएससी जहाँ से करी है ना, उसने उसको सबको अलाउ किया है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि आप हमें कहो, हम है ना एमएससी में सीटें देंगे फिर यूनिवर्सिटीज में, है ना। जैसे मान लो उदयपुर की बात करें तो एमपीटी यूनिवर्सिटी क्या कहेगी कि आप ऐसा करो कि संगम यूनिवर्सिटी है, संगम यूनिवर्सिटी को ये कहेगी कि आप है ना 10 सीट है ना हमसे ले लो, हम आपको 10 सीट अवेलेबल करवाएंगे। कैरियर पॉइंट को कहेंगे, कैरियर पॉइंट वालों आप है ना अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी है आपके पास में, आप हमसे ले लो, हमारे थ्रू आप एडमिशन लो, हमारे थ्रू लो, आप डायरेक्ट मत लो, कहने का मतलब ये है। तो इस बार पीएचडी में अलाउ नहीं किया। यूनिवर्सिटी जितनी भी है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो खुद की सेल्फ बॉडी है, खुद की इंटरफियरेंस है ही नहीं किसका गवर्नमेंट के साथ। तो ये लफड़ा हो रहा है इस बार, है ना। तो आप कोशिश ये करो, है ना, क्योंकि आप लोगों का जो है ना इंटरेस्ट देख के मेरे को लगता नहीं कि आप अच्छे से बढ़िया कॉलेज में चले जाओगे, समझ रहे हो ना आप लोगों का, कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, बाकी को तो मेरे को ऐसे लग रहा है। तो आप कोशिश करोगे ना। अब जैसे मेरे कई ऐसे नॉन है जो फोन करके कह रहे हैं अब क्या करें, प्री पीजी में हुआ ही नहीं हमारा। जैसे उसके 150 नंबर कुछ आए हैं, 170 नंबर कुछ आए हैं, है ना, तो उनका नहीं हुआ। तब वो है
हाँ नहीं हुआ ना, प्राइवेट कॉलेज में मान लो कि अच्छे से नहीं होती होगी पढ़ाई, जैसे भी स्टाफ नहीं होगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है उसमें भी नहीं हो रही पढ़ाई, तो ऐसा है ना लफड़ा। तो वो उस चक्कर में सर पीएचडी करना जरूरी है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में? हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में जरूरी तो नहीं है, यूजीसी ने मना कर दिया, लेकिन ऐसा होता है कि एमएससी प्लस नेट, देखो प्रायोरिटी में ऐसा होता है कि आपने अगर मान लो पीएचडी कर ली है ना, तो पीएचडी के केस में क्या होगा, आपके पास में पब्लिकेशन बहुत अच्छा होगा। पब्लिकेशन का मतलब है आपके पास में रिसर्च पेपर होंगे, आर्टिकल होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे, है ना, बहुत सारी और चीजें हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या है, आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा होगा। आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा, एनएसएस का होगा, हो सकता है स्काउटिंग का हो, इंटर कॉलेज आप इंटर यूनिवर्सिटी आप गेम्स में गए होंगे तो गेम्स के सर्टिफिकेट होंगे, तो सबके ऐड होते हैं उसके अंदर। तो क्या है कि आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो सारी चीजें सब ऐड होगी। और दूसरा क्या है कि आपका जैसे मान लो पीएचडी है, रेगुलर आपने पीएचडी करी है, तो वहां पे क्या है कि जैसे मान लो 80% आपकी आ गई, तो ये कुछ मल्टीप्लाई, कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और फिर वो आपकी स्कोर कार्ड में ऐड होगा। तो जिसके पास पीएचडी होगी ना उसके पास वो एक्स्ट्रा बोनस अंक होंगे वो, है ना, तो आपके आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। कई सारी चीजें हैं। तो वैसे यूजीसी ने कह दिया कि आपके पास में एमएससी, आपके पास में नेट होना चाहिए बस। तो इसके लिए एआरओ के लिए नेट को जरूरी नहीं है, एमएससी होना चाहिए आपके पास में बस। आपके पास में एआरओ की बात करें या डबल एआरओ की बात करें, है ना, डबल एआरओ की बात करें, एसएमएस की बात करें, है ना, एमएससी होनी चाहिए आपके लिए बस, पीएचडी को जरूरी नहीं है। ठीक है ना। हम्म, किसके लिए? नहीं नहीं, किसने कहा? नहीं नहीं नहीं, ये मास्टर के लिए है। डबल एआर, देखो डबल ये देखो हर एक सब्जेक्ट में तो आती नहीं है यार, डबल एआर और एसएमएस हर एक सब्जेक्ट में नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स में है ही नहीं है तीनों, इकोनॉमिक्स में नहीं है, एमबीबीटी में नहीं है, तो आप कोशिश ये करो अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना प्री पीजी में तो अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। बात कहने की है। अब जो डबल कर रहा है उसके लिए नहीं कर रहा, जो एमएससी के लिए कर रहा है ना तैयारी प्री पीजी के लिए, तो वो कोशिश करो कि आपको ऐसे सब्जेक्ट मिले जिसमें से ये भी हो। भाई एपी में तो चलो मान लो आपको नहीं जाना हो, है ना, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इसके लिए तो तैयारी करो कि ताकि वो डिपार्टमेंट मिल जाए जहाँ पे इनकी पोस्ट आती है। अदरवाइज क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ये पोस्ट जिस डिपार्टमेंट में नहीं है ना उसमें लोग बाग इसी के भरोसे बैठे हुए हैं, जैसे हम हैं। अब हमारे केवल यही है, ये होती नहीं है पोस्टें। अरे बाद में बात करेंगे ना, हाँ बाद में बात करेंगे, अभी फिर इसी बारे में चलता रहेगा। सर पीएचडी करना, अच्छा ठीक है। नेट का पेपर कितना टफ होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं? हाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आएंगे आपके, जैसे मैं आप ये देखो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्लास का पढ़ते हैं, मैं आपको सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई हाईली इनलास्टिक की बात हो गई। उसके बाद में क्या है आपका लास्ट क्या बचा? परफेक्टली इलास्टिक। तो सिंपल सा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है प्राइस में चेंजेस जो है, प्राइस में चेंज अपन कर रहे हैं, बट जो इलास्टिसिटी है, सप्लाई, वो क्या है यहाँ पे जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी जो सप्लाई है वो क्या है, चेंज नहीं हो रही। आप प्राइस में भले कितना चेंज कर लो, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या आपकी क्या रहेगी, क्यों ही रहेगी। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या कहेंगे, परफेक्टली इनलास्टिक क्या है, सप्लाई है। और यहाँ पे जो वैल्यू है कुछ नहीं लिखना, वैल्यू लिख लो, ईएस की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे, जीरो होगी। ये सब कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, कुछ नहीं लिखना है ये सब, केवल आपको कोई डायग्राम बनाना है, ये हो गया आपका काम। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, क्या हो गया, वर्टिकल टू एक्स एक्सिस हो गया ये। अब तो नहीं है ना कंफ्यूजन? चलें आगे। तो ये अपना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, है ना, देखते हैं अभी आगे। चले ना, लिखो, चलते हैं आगे, क्या है इसमें और। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये सिंपल सा है। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दो मेथड है, बस याद रखो नाम, है ना। एक तो परसेंटेज मेथड है जो आपको पता ही है,
परसेंटेज मेथड पता है ना, ये ठीक है। एक तो ये मेथड है, दूसरा जियोमेट्रिक मेथड है जो आपके वो है नहीं, है ना, जियोमेट्रिक मेथड है नहीं, आप बस केवल नाम याद रखो, बाकी ये इतना डीप में है नहीं, है ना, इतना ध्यान रखो, ये दो मेथड है, इसमें एक मेथड दिया हो गया, दूसरा जियोमेट्रिक मेथड है, उसमें कुछ नहीं। जैसे डिमांड में पढ़ा है अपन ने, जियोमेट्रिक मेथड याद हो तो पढ़ा है ना, बस वही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखो आपको ये पता है दोनों मेथड सेम है क्या, डिमांड वाले, हाँ डिमांड में पढ़ लिया ना अपन ने भाई, इलास्टिसिटी, वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा, सेम ही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है अपन को, प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है। अब यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि एक तो है प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर है ना, इसी को अपन ने क्या कहा, सेलर, ये सेल कर रहा है ना, ये प्रोड्यूसर है, सेलर है। एक दूसरी तरफ कौन है, कंज्यूमर, जिसको आप बायर कह रहे हो, ठीक है। एक तरफ तो ये है और एक तरफ ये है। सेलर क्या करेगा, सप्लाई, कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड। बस ये दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका क्या होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, है ना। तो मार्केट के अंदर दो फोर्सेज हैं जिनकी वजह से क्या होगा, आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, एक तो है सप्लाई और दूसरा क्या है, डिमांड। तो डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या होता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है ना, ये आपको बात पता चल गई। तो ठीक है, तो इसको अपन है इन मेथड्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे पहला एरिथमेटिक है, ज्योग्राफिकल है, अलजेब्रिक है, अपन वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, एरिथमेटिकल, अंक गणित, अरिथमेटिक मतलब अंक गणित, अंकों के ध्यान, ये देखो यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अपन प्राइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटी डिमांड है और ये क्वांटिटी सप्लाई है। अब देखो यहाँ प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस के कम होने पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, प्राइस कम होने पर अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, देखो ज्यादा हो रही है ना, बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्राइस ऐसी है जिस पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, और इसी को अपन क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या है, जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यही पूछते हैं, एक क्वेश्चन तो ये पूछते हैं, है ना, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो आपकी क्या जाएगी, 12। सिंपल है भाई, आपको टेबल दे दी जाएगी, टेबल के अंदर आप देख के बता सकते हो कि हाँ कौन सी इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होते हैं, वही क्या होती है, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। तो ये तो एरिथमेटिकल है, अंक गणित, मतलब अंकों के आधार पे, अंक आपको आंकड़े दिए हुए हैं उसके आधार पे बता सकते हो ऐसा कुछ है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ग्राफिकल है, जिसको अपन ग्राफ के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा ग्राफिकल है, ये ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल के अंदर अपन देखते हैं इसको, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे अपन ने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई लेंगे। यहाँ ये ओरिजिन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस पे अपन क्या लेंगे, प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, मतलब डिमांड कर्व भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, सप्लाई कर्व बनाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सप्लाई कर्व
और ये हो गया आपका डिमांड का। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल है, जहाँ कौन से जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। और इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस मिलेगा। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्या है, क्वांटिटी सप्लाई है। ये आपका डिमांड कर्व है डी, और ये क्या है आपका सप्लाई कर्व। तो ग्राफिकली भी आप पता कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ई। और वो प्राइस क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। और उस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगा। ग्राफिकली भी बता सकते हो, है ना। तो एरिथमेटिकली हो गया, ग्राफिकली भी हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जो है दोनों क्या है, इक्वल है। अब इक्विलिब्रियम के अलावा एक डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, जहाँ पे क्या होगा कि या तो क्वांटिटी डिमांड है वो ज़्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाई से, या फिर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड जो है कम होगी क्वांटिटी सप्लाई से। तो ये केस कौन सा हो गया, मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम का हो गया। डिसइक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का केस है। इक्विलिब्रियम है ना यहाँ पे, समझ में तो आ रहा है ना। ये इक्विलिब्रियम का केस है, मतलब जहाँ पे स्थिरता अपन कह सकते हैं, जहाँ पे वो प्राइस है जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल, संतुलन की स्थिति है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक स्थिति ये और होती है जिसके अंदर जो है या तो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा होगा, या क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज्यादा हो। तो ये केस अपन को देखना। अगर मान लो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा है, डिमांड अगर ज्यादा हो रही है सप्लाई से, तो उस केस को क्या कहेंगे, शॉर्टेज। क्या कहेंगे भाई, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो रही है तो शॉर्टेज की कंडीशन है। अब जिसके लिए क्या कहेंगे, तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है क्वांटिटी डिमांड क्या है, कम कम है, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, सरप्लस। क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है क्वांटिटी डिमांड कम है तो सरप्लस है, और डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो शॉर्टेज। तो ये दोनों केस अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन करके देखते हैं दोनों को। ठीक है, तो इसको मैंने पॉइंट दे दिया ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। यहाँ कंडीशन क्या है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक वो दिक्कत ही नहीं है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जो है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हो गई, चेंज हो गई। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या है कि दोनों अपन ने पढ़ रखा है, एक तो क्वांटिटी सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, एक पढ़ रखा है क्वांटिटी डिमांड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ये चीज़ आपको पता है, ये पता है ना आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अपन क्या कह रहे हैं, मान लो प्राइस है ना, प्राइस अपन प्राइस को ले रखा है अपन ने। अब जो प्राइस है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस की इंक्रीज होने पे क्या होगा, प्राइस की इंक्रीज होने पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस जैसे पहले पी है और प्राइस अपन जो मान रहे हैं, मान लो सपोज करो प्राइस हो गई आपकी P1, क्या हो गई, P1 प्राइस हो गई। प्राइस जैसे ही बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो देखो मेरे पास में डिमांड कर्व बना हुआ है, सप्लाई कर्व बना हुआ, दोनों मेरे पास में कर्व है। तो मैं अब इसको ड्रॉ करता हूँ कि इस प्राइस पर क्या होगा, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो पहले वो वाला मैं बना देता हूँ, प्राइस के बढ़ने पे मेरा सप्लाई कर्व है कौन सा, ये वाला। तो मेरे को कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, और इस पर मेरे को देखना है, सही हो गया, थोड़ी सी अच्छी है। ये है मेरी क्वांटिटी सप्लाई जो है PS1 कर दो इसको। P1 प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं बना देता हूँ डिमांड,
ब्लू दिख जाएगा क्या? ये प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कहाँ पे है? यहाँ पर, यहीं पे है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका ये क्वांटिटी डिमांड D1। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ देखो सप्लाई हो रही है कितनी, इतनी सप्लाई इतनी हो रही है, और क्वांटिटी डिमांड कितनी है, इतनी है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका? ये आपका क्या कहलाएगा? सरप्लस। सिंपल सी बात है, तो सरप्लस का केस हो गया। अब अपन देखते हैं कि प्राइस जो है मान लो कम हो गई, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्राइस अपन ने क्या कर दी, दूसरा कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले? येलो। प्राइस जो है मान लो सपोज करो हो गई P2, कितनी हो गई? P2 हो गई। तो प्राइस के कम होने पर, प्राइस कम हो रही है ना, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कर्व कौन सा मेरा? ये वाला, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया, सप्लाई कर्व मेरा ये हो गया। ये इसको थोड़ा और नीचे ले लो, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। प्राइस को ऐसा है, यहाँ ले लो। ये इसको अपन ने P2 कहा, ये मेरा सप्लाई कर्व है। इस सप्लाई कर्व पे क्वांटिटी सप्लाई हो रही है QS2। सही बात है। अब इस प्राइस पर मेरी डिमांड कितनी होगी? ये डिमांड है, तो आगे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसको आगे मैंने बढ़ाया, तो यहाँ पे मेरी क्या हो रही है? QD2। सही बात है ना? अब देखो सप्लाई कितनी हो रही है? इतनी। डिमांड कितनी है? इतनी ज्यादा। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? शॉर्टेज। तो ये वाला जो पार्ट आ गया यहां से लेकर के और यहां तक का जो पार्ट है, इसको मैं जो है इस वाले पार्ट को मैंने लिख देता हूं इसको शॉर्टेज। तो अपन ने यहाँ देख लिया कि जब डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर क्या होगा? आपका सरप्लस हो जाएगा। इट मींस क्या है? सप्लाई ज्यादा है क्वांटिटी डिमांड से। कब होगा? जब आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस के कम होने पर, प्राइस के कम होने पर आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाई से। तो ये कोई केस कौन सा? प्राइस जब कम हो जाए। तो ये पॉइंट जो है पी पॉइंट है, वो क्या कहलाएगा आपका? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस वो क्या है आपकी? पी। ठीक है। ई आपका क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपका क्या होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। शॉर्टेज वाला दोबारा बता दो। शॉर्टेज वाला ऐसा है, मैं एक एक्स्ट्रा एक दूसरा ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि ये इसमें बहुत वो हो गया मिक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तो शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेज के केस में अपन क्या कह रहे हैं? प्राइस जो है वो कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? प्राइस के कम होने पर क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक एक ले लो, पहले पहले ये ले लो, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइस अपन ने कम कर दी, ये कर दी प्राइस, प्राइस हो गई मान लो पी से, वहां जैसे नोटेशन लिया वैसे ले लो, पी से क्या हो गई? P2 हो गई। ठीक है, तो इस P2 प्राइस पर क्या होगा? प्राइस कम होने पे सप्लाई वाला देखो, तो सप्लाई क्या होगी आपकी? यहाँ पे सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे QS2 लिख दिया अपन ने। ठीक है, और इसी प्राइस पर डिमांड जो है वो इतनी हो रही है। तो प्राइस के कम होने पे डिमांड जो है, अब देखो डिमांड यहाँ से कहाँ हो गई? यहाँ हो गई। सप्लाई क्या हो गई? पीछे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया QD2। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है देखो, सप्लाई हो रही है इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रही है आपकी? सप्लाई। जबकि डिमांड कितनी हो रही है? यहाँ तक हो रही। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका? शॉर्टेज है। ये वाला पार्ट आपका शॉर्टेज है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। भाई यहाँ तक तो सप्लाई हो रही है ना, डिमांड जबकि और आगे तक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका? शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको बना लो, आप कर लो। ये तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी अपन ने बात कर ली।
ठीक है। उसके बाद में मार्केट जब डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा तो सरप्लस का केस होगा और एक क्या होगा, शॉर्टेज का केस होगा, ठीक है ना। तो पहले आप, हाँ पहले वाली है ना, ये यहीं से है ना अपना, हाँ पहले ये लिख लो। इस टॉपिक से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये है कि प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से फोर्सेस काम आते हैं, एक तो डिमांड और एक सप्लाई, ठीक है, एक तो क्वेश्चन हो गया। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कौन सी सिचुएशन होगी, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड, और नन ऑफ दिस, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, है ना, वो लिख दिया मैंने वहां पे, है ना। और दूसरा क्या है, विच फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट, तो क्या आ जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड। कहाँ गई और भी तो आती है वो, तेरा मित्र कहाँ गया रे। हम्म? तो ऐसा है कि ग्राफ से सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, है ना। आपको ग्राफ ऐसे नहीं कि वहाँ पे बना के देंगे और फिर पूछेंगे कि किसका ग्राफ है, ऐसा नहीं आएगा। ऐसे नॉर्मली पूछ लेंगे, है ना। ग्राफ की शेप पूछेंगे, शेप आपसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग है, या फिर आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसके अंदर आपने कौन कौन से पढ़े हैं, सप्लीमेंट्री पढ़े हैं या सब्स्टिट्यूट पढ़े हैं या कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े हैं, तो गुड्स के केस में वैल्यू क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। सबका ध्यान रखना है आपको। चलें आगे। हो गया, ये लिख लो। क्वेश्चन दो ही बनेंगे, मैंने बता दिया, है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस पर या इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वहां पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। और मार्केट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस डिटर्मिनेशन होती है, तो डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन बन जाता है। डब्ल्यू का सिलेबस देखो, डब्ल्यू का सिलेबस देखो सर एक बार, अच्छा ठीक है देखेंगे। डब्ल्यू का सिलेबस कहा था मैंने आपको, लेके आए क्या, कल तो संडे है और कल आप परसों, हाँ परसों आप लेके आना, मुझे बताना, मैंने आपको पहले भी कहा है कि डब्ल्यू का एक बार सिलेबस बताना, कोई अगर एक्स्ट्रा टॉपिक है तो वो अपन कवर करने की कोशिश करेंगे।
चले? बिल्कुल। अगली स्लाइड ये है ना, जिसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम है। ये मार्केट इक्विलिब्रियम का है ना, ये मार्केट इक्विलिब्रियम का है। हाँ, ये मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये एक बार ये लिख लो, ये छोटा सा ग्राफ बना लो जिसमें आप कह दो कि जो ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर आपके क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, इक्वल होगा। और इस पर जो प्राइस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। और ग्राफ ने ध्यान से बनाना है ना, बहुत सारा मिक्स हो गया ना इसमें, बहुत सारी चीजें है ना। अभी आगे देखना, मजा आएगा उसमें। अब जिसने समझ लिया वो तो अपने आप बिना देखे बना सकता है उस ग्राफ को, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। चलो आगे चलो, चले ना आगे। आगे लिखा हुआ है सब, ये रहा, ये सब इधर लिखा हुआ है, मैंने इधर लिख दी। तो ये वाला जो है वो कौन सा है, यहाँ कहाँ लिखो, ये सरप्लस वाला है ना, ये। और ये शॉर्टेज वाला है। आराम से बनाओ, है ना। रंग बिरंगा कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं, कलरफुल। कुछ नहीं करना, पहले वाला जो आपने बना ही रखा है, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है आपको, प्राइस को बढ़ाओगे तो प्राइस बढ़ाओगे तो ये देख लो इधर, लो सप्लाई और लो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा। प्राइस के बढ़ने पर जो जहाँ पे जा रहा है उसको वहाँ तक जाने दो, सप्लाई करो पे यहाँ तक जाएगा, उसके नीचे यहाँ तक का ले लो। डिमांड है वो यहाँ तक आ जाएगा, उसको आप नाम दे दो सरप्लस का है। फिर उसके बाद प्राइस कम कर देना, प्राइस कम करने के बाद में डिमांड और सप्लाई कर तक जाओ आराम से, और वहाँ पे उसको कर देना। सरप्लस और शॉर्टेज का अलग अलग बनाऊं क्या, दिक्कत आ रही है तो?
अलग बनाओ सर। अच्छा, चलो अलग बनाते हैं। बना लिया तुम लोगों ने? बना लिया ना? चलो अलग बना देते हैं। जैसे ये तो शॉर्टेज वाला है, ये शॉर्टेज वाला है, हाँ, ये तो शॉर्टेज वाला है। ठीक है, अब अपन सरप्लस वाला और बना देता है। ये सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपका क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई क्या है, इक्वल है। इसको अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब अपन क्या कह रहे हैं, प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस के बढ़ने पे तो प्राइस अपन ने बढ़ा दी, यहाँ प्राइस अपन ने कर दी, अपन ने प्राइस कर दी P1। P1 प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई, ये सप्लाई कर्व है, इस सप्लाई कर्व पे आप चले जाओ और वहाँ से आप एक्स एक्सिस पे आ जाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका QS1, ये QS1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ये तो आपका सप्लाई वाला बात हो गई, और ये डिमांड की बात होगी। तो डिमांड यहाँ पे है, तो यहाँ से आप वापस कहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो इसको अपन ने क्या कह दिया, QD1। ठीक है, तो P1 प्राइस पर ये डिमांड आ गई और ये क्या आ गया, आपकी सप्लाई। तो डिमांड कितनी है, इतनी सी डिमांड है केवल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जबकि सप्लाई कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या है, सरप्लस। ये आपका सरप्लस है। ये वाला सरप्लस का हो जाएगा, और जो पिछला वाला है वो आपका किसका हो जाएगा, शॉर्टेज का हो जाएगा। बस सिंपल है। बनाओ फटाफट बनाओ और बताओ। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अलग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्री पीजी का सिलेबस हो तो मेरे को वो भेजना है ना, प्री पीजी का भेजना और डबल ए का भेजना है ना। और सर बना लिए ग्राफ, बैक बैक करो। ये शॉर्टेज वाला है, तो इसमें क्या हो गई है, प्राइस कम हो गई है। ठीक है, प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होने पर आपकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो रही, इतनी हो रही है, जबकि आपकी डिमांड कितनी है, इतनी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, आपका शॉर्टेज। और शॉर्टेज के केस में, शॉर्टेज के केस में आपको क्या होगा, क्वांटिटी, देखो यहाँ पे शॉर्टेज के केस में साफ साफ दिख रहा है, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है, तो क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। पहले वाली स्लाइड, इससे भी पहले वाली, हम्म, ये वाली। बनाओ जल्दी फटाफट, फिर चलते हैं आगे। और बता भी दो कि बनाया कि नहीं बनाया।
चलो चलो तब चलते हैं आगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो अपन ने बहुत पहले बात करी थी, कुछ टाइम पहले प्रीवियस क्लास में। तो उस क्लास में अपन ने कहा था कि इनपुट्स आर कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अपन ये कहा था इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपन ने फिर बताया था कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अपन ने बात करी है। तो ये फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, इनकी वजह से आपके इनपुट्स हैं किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आउटपुट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब इनपुट्स तो आप जानते हो, इनपुट्स तो आप जानते हो ना, कि जैसे मान लो कोई किसान है, फार्मर है, और वो क्या करना चाहता है, वीट का प्रोडक्शन करना चाहता है, या कॉटन का करना चाहता है, या शुगर केन का करना चाहता है, जो भी वो क्रॉप कल्टीवेशन करना चाहता है उसका। ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी वो गुड्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहता है, उसके लिए उसको कुछ इनपुट्स लगेंगे, जैसे सच सीड, मैन्यूअर, फर्टिलाइजर, केमिकल, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। उसमें फंजीसाइड हो सकता है, उसमें हर्बिसाइड हो सकता है, उसमें वीडीसाइड हो सकता है, उसमें इंसेक्टिसाइड हो सकता है, उसमें पेस्टिसाइड हो सकता है। ये सारे सारे केमिकल उसमें आ जाएंगे। उसके बाद में उसको इरिगेशन वाटर लगेगा, उसको लेबरर लगेगा, है ना। लेबर और लेबरर अलग अलग चीज है। लेबर और लेबरर, लेबर और लेबरर जो है अलग अलग चीज है। ठीक है ना, वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो ऐसे उसको क्या है कि इम्प्लीमेंट्स लगेगा, उसको पैसा लगेगा। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, ये सब की सब क्या है, एज ए इनपुट काम आएगी, है ना। इनपुट्स का वो यूज करेगा और आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन लैंड भी होना चाहिए, लेबर भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए और मैनेजमेंट भी होना चाहिए। इनके बिना ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, है ना। इनपुट जो है आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? लैंड सबसे पहली चीज क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड चाहिए। अब लैंड का मीनिंग आप क्या समझते हो? लैंड जो है, जिसको हिंदी में भूमि कहते हैं, जिसका मीनिंग आप ये समझते हो कि सर एक ऐसा एरिया, एक जगह, खेत, जहाँ पे किसान जो है कल्टीवेशन कर रहा है और वहां से क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है। आप उतना ही समझते हो बस। लेकिन वो लैंड नहीं होता है ना, जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। वो पढ़ेंगे क्या होता है ना। तो लेबर की बात करेंगे तो लेबर और लेबरर क्या क्या है, अलग अलग है, दोनों की एक ही है? दोनों अलग अलग है। एक श्रम होता है और एक श्रमिक होता है ना। तो लेबरर जो है वो क्या है आपका, श्रमिक, और लेबर क्या है आपका, श्रम। ठीक है ना, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल पढ़ेंगे। कैपिटल, कैपिटल क्या है, इसके सबके फीचर्स पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में मैनेजमेंट है, या ऑर्गेनाइजेशन है, या एंटरप्राइजेज है। तो ये कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनकी वजह से आपके इनपुट जो है आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल सी बात होगी। ठीक है, तो अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो अपन ने कह रहे हैं कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल एंड मैनेजमेंट, जिसको एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है। अब वन बाई वन करके अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, लैंड, फिर इसके फीचर्स देखेंगे। तो ये उतार लो पहले, फिर वन बाय वन करके अपन पढ़ेंगे। ये याद रख लेना, फ्रेजर ए ग्रुप और क्लास ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। किसने कहा था? फ्रेजर ने कहा था, है ना। भाई फैक्टर प्रोडक्शन क्या है? ये ग्रुप है ना। ये फैक्टर प्रोडक्शन जो है क्या है, ग्रुप है। तभी तो अपन ने कहा है कि एक ही नाम लिया अपन ने, फैक्टर प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक, वो एक ग्रुप है ना। तो ये ग्रुप या क्लास जो है, जो ओरिजिनल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, है ना, इनके द्वारा ही इनपुट्स आउटपुट में कन्वर्ट होंगे। मैं जब से घड़ी को देख रहा हूँ, सेल खत्म हो गया उसमें। खिसक क्यों नहीं रही है? यहाँ टाइम ना, वो तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ तो टाइम इतना हो गया और वो खिसक ही नहीं रही वहां से। तो वहां तो बज रहा है 1 बज के और 40 मिनट। दिन की बंद हो रही, बेचारी थक गई हो चलती चलती वो भी। चले आगे, चलो। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, लैंड। ठीक है ना। अब आज से आप ये सोचना बंद कर देना कि लैंड जो है वो केवल एक जमीन का टुकड़ा है जहां से किसान जो है प्रोडक्शन लेता है।
है ना, क्रॉप कल्टीवेशन करता है, दिमाग से आप निकाल दो, ठीक है ना। तो लैंड क्या है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू मार्शल। मार्शल पता ही है, अल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है, जिसने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, और जिसने मटेरियल वेलफेयर के बारे में बताया था। केवल और केवल किसके बारे में, मटेरियल वेलफेयर, है ना, नॉन मटेरियल के बारे में नहीं लिखा था। इसलिए फिर उसको किसने क्रिटिसाइज किया था, रॉबिन्स ने, लियोनेल जो रॉबिन्स था ना, उसने क्रिटिसाइज किया था। देखो, द मटेरियल एंड फोर्सेज, द मटेरियल एंड फोर्सेज विच नेचर, प्रकृति जो है, नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मेन एड, एड मतलब सहयोग, योगदान, है ना, इन लैंड एंड वाटर, इन एयर एंड लाइट एंड हीट, ये सभी के सभी किसमें इंक्लूड होता है, किसमें इंक्लूड होता है, लैंड में इंक्लूड होता है। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे सॉइल है, वाटर है, नेचुरल गैस है, एयर है और अयस्क है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोयला है, कोल, सी है, रिवर है, पॉन्ड्स है, फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट है ना, एटसेट्रा। अयस्क अयस्क अयस्क, सर ये भी बताओ अयस्क क्या होता है ना। जैसे एक वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें जेठालाल बापूजी से पूछता है, बापूजी दया का है, तो वो कहता है कि रंगोली के पास। बापूजी रंगोली का है, गेट के पास। फिर बोलता है गेट कहाँ है, रंगोली के पास। तो वो दोनों कहाँ है, आस पास। फिर वो कहता है कि हाँ वहाँ है। तो वो वाली बात है। तो अयस्क है, अयस्क पता लग गया आपको, नहीं लगा, है ना। अयस्क का अपन कभी सुना ही नहीं नाम, आपको पता है ना, हाँ बताना है इसको, ठीक है। तो अपन ये बात हो गई, इसका जो रिवार्ड है वो क्या है, रेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, इधर देखो, इसका जो रिवार्ड है वो क्या है, रेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वन बाय वन करके देखो। सबसे पहले सिंपल सी क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सही बात है। इन सब के लिए आपको प्रकृति में अवेलेबल है, नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना। बाकी आपको इसको यूज में लेना है ना। तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड आपको, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स और इन इलास्टिक, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। हाँ, अर्थ क्रस्ट जो होता है ना, उसमें से अपन क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट होता है ना, सोइल में पढ़ा होगा आपने, है ना, सोइल में पढ़ा होगा, मेटल्स निकल, हाँ बस समझ गया, इंटेलिजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स और इनलास्टिक। तो अर्थ पे जो लैंड है वो फिक्स है, फिक्स है ना। कोई कह सकता है कि इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, नहीं, जो जो ऑलरेडी अवेलेबल है उतनी ही है। अब कईयों दिमाग में आता है कि सर मेरे पास तो पहले 1 बीघा जमीन थी, अब मेरे पास 5 बीघा जमीन है, मैं तो सप्लाई जो है, मेरे को डिमांड करी, सप्लाई हो गई, मेरे पास आ गई। लेकिन ऐसा नहीं, अर्थ पे जो लैंड है वो अवेलेबल है उतनी ही है ना, वो उतनी है, उसके आगे आप नहीं, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ भाई चांद पे चले गए, चांद से थोड़ी बहुत लेके आके यहाँ ऐड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स और इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, कि आपने डिमांड करी, आपने कह दिया प्राइस के बढ़ने और घटने पे कोई भी चेंज नहीं होगा, प्राइस में चेंज होने पर जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो, तभी तो इनलास्टिक कह रहे थे, तभी तो कह रहे थे। तो आप कहोगे, आप डिमांड करोगे तो आप इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या, नहीं बढ़ा सकते, हो सकता है कैसा, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंस इन फर्टिलिटी, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलिटी में क्या है, डिफरेंस है कि नहीं है भाई, बाड़मेर की अलग है, गंगानगर की अलग है, सवाई माधोपुर की अलग है, कोटा की अलग है, अलवर की अलग है, जयपुर की अलग है, सब जगह की अलग अलग है। फर्टिलिटी क्या है, सबकी अलग अलग है, ठीक है ना। तो लैंड की जो फर्टिलिटी है उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, सही बात है। सब जगह ये जितनी भी चीजें ना, सब जगह अलग अलग मिलती है कि नहीं ना, ये सारी सारी चीजें सब जगह अलग अलग मिलती है। नेक्स्ट फीचर क्या है, लैंड इज इमोबाइल, क्या है, इमोबाइल, ठीक है ना। लैंड इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, सही बात है। प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइमरी मतलब जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है ना, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसलिए इसको अपने क्या कहा, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस क्या है, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड चाहिए। सीड जहाँ डालोगे, है ना, जहाँ से आपको वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म जो है, सारी सब चीजें जो है कहाँ पे, लैंड में। तो लैंड इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मिनरल हाउस, वापिस बताओ, क्या बताऊं वापिस, मिनरल हाउस बताऊं क्या वापिस, तो वापिस क्या बताओ, वो तो लिखा करो आप, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या है,
आगे देखो क्या है, लैंड इज इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको नष्ट नहीं कर सकते, इसका यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट यूज है। जैसे मैं पहले खेती करता था, अब वो खेती करने लायक नहीं है, तो मैंने वहां मकान बना लिया, मकान नहीं बना तो मैंने वहां डेयरी खोल दी, वहां आपको बिजनेस फर्म खोल ली, या मैंने वहां से रोड निकाल दिया। मतलब लैंड के अल्टरनेट यूज है, लेकिन उसको नष्ट अपन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, ये पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें ये क्या है, पैसिव। क्या है? पैसिव है, निर्जीव। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न आपने प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिटर्न आपने प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। जैसे अपन कह रहे हैं ना कि अपन जो है इनपुट्स का यूज करते हैं और आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिटर्न जो है आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें अपन कहते थे, जिसमें अपन ने क्या कहा है, y जो है आपका आउटपुट जो है फंक्शन है किसका, इन सभी इनपुट्स का, है ना। ये सब इनपुट्स है, ये हो सकता है सीड हो, ये हो सकता है मैन्युअर हो, ये हो सकता है फर्टिलाइजर हो, X4 हो सकता है ट्रैक्टर हो सकता है नंबर ऑफ इरिगेशन हो, है ना। तो अप टू XN तक है ना। तो बहुत सारे जो है इनपुट्स जो है यूज में आएंगे और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, है ना। जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो ये जो लॉ ऑफ रिटर्न आपको मिलने वाला है, लॉ ऑफ रिटर्न का मतलब है इनपुट्स का यूज किया और आपको आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट आपको इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, अपने सिलेबस में अपन उसको पढ़ेंगे, है ना। तो जो लॉ ऑफ रिटर्न जो है कहाँ देखने को मिलेगा, आपको लैंड पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ लैंड, सही बात अपन ने बात कर ली। उसके बाद क्या है, लैंड इज हेट्रोजीनियस, बिल्कुल सही बात है। जो लैंड है वो क्या है, हेट्रोजीनियस है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब जगह अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके फीचर्स हो, ठीक है ना। पहले वाली स्लाइड ये पहले वाली स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर कुछ नहीं है, ये तो अपने डेफिनेशन बताई है जो मार्शल ने दी है। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो भी है ना, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, हीट है, जो भी एनवायरमेंट में उपस्थित है। और ये अपन ने एग्जांपल बता दिए क्या क्या है। उसके बाद में रिवार्ड्स बताया, रिवार्ड क्या है इसका, रेंट है। लैंड के बदले में क्या देंगे, रेंट देंगे, रेंट ही होगा रिवार्ड बदले में, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति द्वारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर अवेलेबल है। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स, सप्लाई जो अपन चेंज नहीं कर सकते। आपने कहा कि मुझे इतनी लैंड चाहिए, तो जितनी अवेलेबल है उसी में से मिलेगी आपको, और अलग एक्स्ट्रा नहीं होगी। उसके बाद क्या है, अपन ने क्या, इनलास्टिक। इनलास्टिक का मतलब है प्राइस में चेंज करो, बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, जो है आपकी जो है सप्लाई है ऑलरेडी जो है उतनी ही है ना, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर लैंड फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो रिवार्ड क्या देंगे? अरे भाई बात वही तो कह रहे हैं ना, जो रिवार्ड है वो रेंट ही देंगे अपन। और रेंट कब देंगे, जब जैसे देखो लैंड है आपके पास, खुद की स्वयं खुद की है ना, आपके पास में है ना, तो खुद की है, उस पर आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन आपके पास में लैंड नहीं है और आप किसी लैंड लॉर्ड से, है ना, लैंड लॉर्ड जो है जमींदार है, उसको आप क्या करोगे, रेंट दोगे, है ना। लैंड लॉर्ड से आप क्या लोगे, वो लैंड लोगे, उस पर आप कल्टीवेशन करोगे और उसके बदले में आप क्या दोगे, रेंट दोगे। जैसे मकान तो आपके पास भी है, घर वहां पे भी आप रहते हो, लेकिन जब आप एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाते हो तो रूम क्या करते हो, रेंट पे लेते हो। तो मकान मालिक को रेंट पे करते हो नहीं करते हो, तो रेंट पे करना पड़ेगा आपको। हाँ लीज पे लेंगे, जिसको अपन लीज इनलैंड कहेंगे, है ना, क्या लेंगे, लीज इनलैंड। एक लीज आउट होता है, एक लीज इन होता है। तो लैंड लॉर्ड है वो लीज आउट करेगा आपको, आप क्या करोगे, लीज इन करेंगे, है ना। लीज इन करोगे तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। फटाफट लिख लो, टाइम हो गया। रिवार्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओ, अरे कितनी अच्छी।
तभी तो मैं आपको बीच बीच में कुछ कहते रहता हूँ ताकि आप सो नहीं, नींद निकालने लग जाओगे नहीं तो, है ना। बिल्कुल सही बात है सुमित, पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। बिल्कुल होता है, पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो, आप अगर एमएससी, मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ स्लाइड चेंज कर लेते हैं अपन। मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ, है ना, निवेदन कर रहा हूँ, आप सोचो मैं आपसे निवेदन ही कर रहा हूँ कि आप है ना ईमानदारी से ये थोड़ा सा जो समय है ना इसमें पढ़ लो। उससे क्या फायदा होगा, देखो मैं आपको बताऊँ। आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, आपका अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे ना, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा तो वहाँ पे अच्छी एजुकेशन होगी। पहली बात, अच्छी एजुकेशन के साथ में आपको अच्छी रिसर्च मिलेगी वहाँ पे, है ना, वहाँ पे अच्छा टीचर्स होंगे, अच्छी रिसर्च करवाएंगे आपसे, अच्छे डिपार्टमेंट होंगे। और अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको सीधी सी पता है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो सारी बहुत अच्छे मिलेगी। वहाँ पे जितने भी आपके जो दोस्त होंगे, बैचमेट्स होंगे, है ना, जो भी होंगे, वो वही होंगे जो अच्छी अच्छी जगह पढ़ करके आए होंगे, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जो आएंगे वो सब उसी जगह आएंगे, सारे सारे लोग वहीं आएंगे। तो वहाँ पे देखो ओवरऑल कैसे डेवलपमेंट होता है आपका। अच्छी सिटी हो सकती है ना, अच्छी सिटी हो सकती है वहाँ पे, अच्छे बैचमेट्स होंगे। उन बैचमेट्स की फैमिली कंडीशन सबकी अलग अलग है, अलग अलग उनका स्टेटस होगा। आप हर एक से अच्छे से बात करोगे, रहोगे साथ में, और ओवरऑल आपका खुद का डेवलपमेंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और साथ में जब सभी लोग एक लेवल के होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हैं ना एक्स्ट्रा सीखने को बहुत सारी मिलती है। पढ़ाई से संबंधित नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, है कि नहीं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उसके। हो सकता है स्कॉलरशिप आपकी लग जाए, जेआरएफ आपकी लग जाए, कोई सारी चीजें हो सकती है। और दूसरे कोई अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एग्रीकल्चर के अलावा, हो सकता है उन सबको नॉलेज हो, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ के आएंगे वो सब लोग, है कि नहीं। हो सकता है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें अपन को बेनिफिट अपन को मिल सकता है। ये सब सारी चीजें होती है, पर ध्यान नहीं देते ना, क्लास रेगुलर नहीं आएंगे, है ना, और ऐसे ही टाइम पास कर देंगे। उससे क्या होगा, सब्जेक्ट ऐसी मिलेगी कि उसमें मन मार के आप एमएससी कर लोगे, और उसके बाद में फिर वापस तैयारी करनी है, फिर वो कहीं हो सकता है कि आपका हो भी ना, कम मार्क्स आएंगे तो फिर पीजी में नहीं होगा। तो ईमानदारी से अभी मेहनत करनी है ना, और सेलेक्ट होना है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है। और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का मतलब ये नहीं है, अच्छी अपन को जो है सब्जेक्ट भी मिलनी चाहिए, डिपार्टमेंट अच्छा मिलना चाहिए, जिसके अंदर आगे स्कोप है कि नहीं, आगे स्कोप है। अभी अभी प्रेजेंट टाइम में सोइल साइंस और एनिमल, है ना, जबरदस्त चल रहा है। मोबाइल। एक्चुअल में क्या होता है कि सब्जेक्ट एग्रोनॉमी ऐसी हो गई बिल्कुल इजी। उससे क्या होता है कि सभी लोग, ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो है वो क्या सोचते हैं, यार ये ले लेते हैं सबसे सरल है, बस जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वो नहीं पढ़ेंगे, जो प्लांट प्रोटेक्शन है, पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी निमेटोलॉजी है वो नहीं पढ़ेंगे, सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन आ जाती है, स्टेट आ जाती है, तो वो नहीं पढ़ेंगे। सबसे सिंपल क्या है, देखो इस बार जो फर्स्ट टाइम जो है सब अलाउ किया, इस बार जो है अगली बार कंफर्म 100%, कैबिनेट में चल रहा है फैसला। कैबिनेट में ये इश्यू जो फाइल है वो लगी हुई है, मैंने एक दिन स्टेटस भी लगाया था, है ना, तो पेपर में भी आया है इसके अप्रूवल। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंग्लिश से हिंदी में जब ट्रांसलेट किया ना, तब वो गलती कर दी उन्होंने, है ना, वो गलती कर दी उन्होंने, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। पिछली बार तो लिया है सबको, और इस बार जो है ना, इस बार उन्होंने नहीं लिया, तो उनका भी कोर्ट में चल रहा है केस, उन्होंने केस कर रखा है ना। तो और अगली बार जब आएगा ना तो 100% कन्फर्म है कि वो कंपलसरी हो ही जाएगा कि सभी सब्जेक्ट को अलाउ करेंगे, ऐसा है। सर जोधपुर करवा रही है क्या इस बार पीजी का पेपर, पहले वाले स्लाइड देखो। ऐसा है कि जोधपुर अब क्या है कि एक ही जो है इंडिया लेवल पे एक ही एग्जाम होगी, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कौन करवाएगा, ऐसा है। हाँ क्या कह रहे हो। हाँ क्या कह रहे थे, मैं भूल गया यार। मोबाइल, मोबाइल एक होता है इमोबाइल, एक होता है मोबाइल। मोबाइल तो जो तुम्हारे जेब में है वो, है ना। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मोबाइल हूँ कि नहीं, मैं क्या हूँ, मोबाइल हूँ।
मोबाइल कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मोबाइल है, चल सकता है ना। और इमोबाइल, ये बिल्डिंग इमोबाइल है, ये बिल्डिंग इमोबाइल। चलो ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद में क्लास नहीं है ना, ऑनलाइन वाले बच्चों सुन लो, इसके बाद में क्लास नहीं है ना। हाँ, आज ये लास्ट क्लास है, अब पेपर की तैयारी करो, कल पेपर है, ठीक है।